हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 14वां वीडियो है। और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 5। तो बेटे ये यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 5 है। और इससे पहले 4 वीडियो में भी हमने यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। तो हम हेडिंग लगाते हैं ऊपर, आपको भी लिखना चाहिए बेटे साथ साथ। यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। और बेटे अभ्यास प्रश्नों का ये भाग नंबर 5 है। इससे पहले 4 भाग में भी हमने एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न हल किए हैं यूनिट नंबर 13 के। ठीक है बेटे, भाग 5। तो अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में ए, बी व सी की संरचना दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए, बी व सी की संरचना दीजिए। तो हमें कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और उन रिएक्शंस को पूरा करना है। देखो बेटे पहला रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला रिएक्शन है CH3CH2I, ये दे रखा है इथाइल आयोडाइड, और इथाइल आयोडाइड के ऊपर रिएक्शन करना है NaCN का, सोडियम साइनाइड का। सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करने से बनेगा A, और A के ऊपर रिएक्शन करना है, इसका करना है क्षारीय माध्यम में आंशिक देखता हूं क्या करना है, आंशिक जल योजन आंशिक जल योजन करना है। इससे बनेगा B, और B के ऊपर करना है हमें Br2 प्लस NaOH, यानी कि हाफ मैन ब्रोमेवाइड रिएक्शन। इसका हाफ मैन ब्रोमेवाइड रिएक्शन करने पर बनेगा C। तो हमें बताना है A क्या है और B क्या है और C, इनकी संरचना हमें बतानी है। तो यहां से हम करते हैं सॉल्व। हमारे पास है बेटे CH3CH2I, यहां लिखते हैं CH3CH2I, ये है इथाइल आयोडाइड। इसके ऊपर रिएक्शन हमें करना है NaCN का, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करना है। तो आपको पता है यहां से Na और यहां से I निकल जाएगा, NaI। साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CN, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन गया। ये तो है हमारा A तो है 3 कार्बन वाला साइनाइड। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो
प्रोपेन नाइट्राइल। साइनाइड का IUPAC नाम क्या होता है? नाइट्राइल। अब कहा है इन्होंने आंशिक जल अपघटन। यदि हम इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं, लिख देते हैं नीचे आंशिक जल योजन। आंशिक जल योजन करना है बेटे। क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखना, 2 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। इधर तो O जुड़ेगा और इधर H2O है ना बेटे, यहाँ क्या है? H2O। तो इधर तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इधर ऑक्सीजन। हमारे पास बनेगा CH3 CH2। CH2 के बाद यहाँ क्या बनेगा? CO, और CO के बाद क्या बनेगा? NH2। ठीक है, तो एमाइड बना ये एल्केन अमाइड। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन कराना है। ये तो बी मिल गया हमें, Br2 और NaOH का। यदि आप इसके ऊपर रिएक्शन कराते हो Br2 NaOH का, तो आपको पता है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, और इसमें बीच का CO हट जाता है बीच में से। ये CH3 CH2 NH2, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 NH2, यानी 2 कार्बन वाला प्राइमरी एमीन, जिसे आप इथाइल एमीन या इथेनामीन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, तो हमें पता चला है ये तो A है, ये B है और ये C है। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। ये सारे रिएक्शन बेटे आपको करा रखे हैं। जो बच्चे चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं उन्हें बहुत मजा आता है क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज के भी, उदाहरण करने में भी, और पाठ्य निहित प्रश्न करने में भी। सेकंड पार्ट में दिया है, और जो बच्चे बेटे थोड़ा सा आलस्य करते हैं ना, उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है बहुत। देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इन्होंने कहा इसके ऊपर रिएक्शन करना है CuCN का, इससे बनेगा A, और फिर करना है H2O का रिएक्शन अम्लीय माध्यम में, या कह दो जल अपघटन करना है, तो बनेगा B। और फिर इन्होंने कहा है कि B का हमें करना है अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया के साथ गर्म करना है, तो बनेगा C। A, B और C की पहचान करनी है। देखो, C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर रिएक्शन करना है CuCN का। ठीक है, CuCN। देखो एक बात बताता हूं, ये है आक्रमणकारी अभिकर्मक, और इस पूरे को रिप्लेस कर देगा यहाँ से ऐसे अटैक करके। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5N2Cl, C6H5CN, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन गया। अब इन्होंने, ये तो आ गया हमारे पास A, इन्होंने कहा है जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन करोगे तो क्या होगा? देखो, H2O/H पॉजिटिव, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ तो जुड़ता है O और यहाँ जुड़ता है H2, और नीचे वाला एक बॉन्ड है वो टूटता है, तो यहाँ तो जुड़ता है H और यहाँ जुड़ता है OH, तो C6H5COOH। क्या बनता है बेटे? C6H5COOH, C6H5COOH बेंजोइक एसिड बन गया। साथ में NH3 गैस भी निकली है, पर NH3 तो साइड प्रोडक्ट को लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है? गर्म करना है इसे अमोनिया के साथ। देखो, अमोनिया के साथ गर्म करना है। अमोनिया के साथ मैं ऐसे लिखता हूँ HNH2, गर्म करना है, तो यहाँ से तो OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, या H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5CONH2। ठीक है, बेंजामाइड, बेंजीन का एमाइड बना है बेंजामाइड। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर सेकंड। ये A है, ये B है और ये C है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर थर्ड पर। तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। CH3CH2Br, CH3CH2Br, 2 कार्बन वाला ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इसके ऊपर रिएक्शन करना है KCN का।
पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करना है, इससे हमें ए मिलेगा। और ए के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे हमें बी मिलेगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके ऊपर रिएक्शन करना है HNO2 का, इससे हमें सी मिलेगा। ए, बी और सी की पहचान करनी है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, CH3 CH2Br, ये है इथाइल ब्रोमाइड। और इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें KCN का, पोटेशियम साइनाइड का। जब हम पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ से तो K निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा। ये KBr एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और हमें CH3 CH2 CN मिलेगा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लेना चाहिए, जिससे थोड़ा सा रिएक्शन समझ में आ जाए। अब हमें करना है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन। लिखते हैं LiAlH4। यहाँ से हमें मिलेंगे नवजात हाइड्रोजन और ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे, दो H तो इधर जुड़ेंगे, दो H इधर जुड़ेंगे। CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, ये बनेगा 3 कार्बन वाला एमीन, प्रोपाइल एमीन या प्रोपेनामीन आप इसे कह सकते हो। अब इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें HNO2 का। किसका रिएक्शन करना है? HNO2 का। देखो एक बात बताता हूं ध्यान से, HNO2 यदि आपके पास एल्काइल एमीन है यानी RNH2, देखो एल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल एमीन, तो प्रोपाइल एमीन या कोई सा भी एल्काइन एमीन हो, खुली श्रृंखला यौगिक वाला एमीन हो, ठीक है, चाहे मिथाइल एमीन हो, इथाइल एमीन हो, प्रोपाइल एमीन हो, ब्यूटाइल एमीन हो, पेंटाइल एमीन हो, जितने भी एल्काइल एमीन हैं उनके ऊपर यदि आप NaNO2 और HCl का रिएक्शन करते हो तो NaNO2 और HCl का रिएक्शन और HNO2 का रिएक्शन दोनों एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि NaNO2 और HCl ही आपस में रिएक्शन करके HNO2 बनाते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है डाई एजोटाइजेशन में। यदि आप RNH2 के ऊपर रिएक्शन करते हो, चाहे तो NaNO2 चाहे HCl का या फिर HNO2 का, तो आपको ध्यान रखना है, सीधा प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूं। वैसे तो पहले क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 N2Cl ही बनेगा इसमें। ये HNO2 जो यहाँ लिखा हुआ है ना बेटे, ये NaNO2 प्लस HCl से ही मिलता है। मतलब हम इसका डाई एजोटीकरण करना चाह रहे हैं, डाई एजोटाइजेशन करना चाह रहे हैं हम इसका। तो ये HNO2 वहीं से तो मिला है NaNO2 प्लस HCl से, तो ये CH3 CH2 CH2 N2Cl बनेगा। पर N2Cl जो R का होता है ना, एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है ना, वो अनस्टेबल होता है। ध्यान रखो, इस बात को घुसा लो अपने दिमाग में। जो खुली श्रृंखला यौगिकों के डाइजोनियम साल्ट होंगे वे सारे अनस्टेबल होंगे और उनका जल अपघटन होके वे किस में बदल जाएंगे? अल्कोहल में। इसलिए RNH2 के ऊपर जब भी आपको HNO2 का रिएक्शन करना हो तो ये बॉन्ड तोड़ने हैं, यहाँ OH, यहाँ N, यहाँ O। ये बात मैंने आपको पहले से भी सिखा रखी है। CH3 CH2 CH2 OH बनेगा मेन प्रोडक्ट, यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, ये मेन प्रोडक्ट है। और पता होना चाहिए सबको कि HNO2 कहाँ से मिला है? NaNO2 प्लस HCl से, यानी इसका डाई एजोटाइजेशन करना था। बनता तो यहाँ पहले डाइजोनियम साल्ट, और वो डाइजोनियम साल्ट H2O के साथ रिएक्शन करके फिर बनाता है अल्कोहल, क्योंकि वो RN2Cl क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, जबकि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ N2Cl होता है स्टेबल, इसलिए वहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रह जाता है। और ये प्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड बना नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल है, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चौथी बात देखते हैं क्या पूछी है। इन्होंने कहा है C6H5 NO2 है बेटे, नाइट्रो बेंजीन है, इसके ऊपर रिएक्शन कराना है Fe/HCl का। अरे अपचयन करना है इसका बस, और क्या है? A बनेगा A, और इसके ऊपर रिएक्शन कराना है NaNO2
प्लस HCl का, यानी कि इसका करना है डाई एजोनीकरण या डाई एजोटीकरण या डाई एजोटाइजेशन। इससे बनेगा B, और B के ऊपर रिएक्शन कराना है, B का रिएक्शन कराना है H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव के साथ, इसे गर्म करना है। इससे बनेगा C। हमें बताना है A, B और C क्या है। देखो जरा ध्यान से, ये है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसके ऊपर रिएक्शन करोगे जब आप FeHCl का, तो आपको मिलेंगे नवजात हाइड्रोजन। और आपको पता है NO2 के ऊपर 6H का रिएक्शन मैंने कम से कम 5-6 बार आपको सिखा दिया है। NO2 ग्रुप का अब चयन करने पर NH2 आ जाता है, तो A का तो हमें पता चल गया C6H5NH2 एनिलीन बनेगा। क्या बन गया बेटे? एनिलीन। अब इसके ऊपर किसका रिएक्शन करना है? A के ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन करना है। आपको पता है जब NaNO2 और HCl का रिएक्शन हम करते हैं तो हम करते हैं डाई एजोनीकरण, और ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, तो हमारे पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बन गया बेटे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हमें क्या करना है? जल अपघटन करना है, या यूं कह दो कि इसकी जल से क्रिया करनी है। H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव इसके साथ जब गर्म करोगे ना, तो आप एक काम कर लो, H2O को ऐसे नहीं लिखते, समझाने के लिए दूसरे तरीके से लिख रहा, HOH बना के बेटे। देखो HOH ऑब्लिक H पॉजिटिव इसके साथ गर्म करना है, प्लस माइनस। मैंने सिखा रखा है N2Cl को हटाने वाले दुनिया में बहुत हैं, उनमें से एक OH नेगेटिव भी है, अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करके पूरे को रिप्लेस कर देगा, अपने आप इसकी जगह ले लेगा। साइड प्रोडक्ट N2 भी निकलेगा, HCl भी निकलेगा। साइड प्रोडक्ट को लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। C6H5OH मेन प्रोडक्ट बनेगा C6H5OH। ठीक है बेटे, C6H5OH बनता है मेन प्रोडक्ट। तो ये तो आ गया A, ये B है, ये C है। आपको इस तरीके से हुआ हमारा पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पांचवा पार्ट देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा CH3COOH लो, CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, और इसके ऊपर रिएक्शन कराओ अमोनिया का NH3 का, इससे आपको A मिलेगा। A के ऊपर रिएक्शन कराओ NaOBr, हाफमैन ब्रोमेवाइट रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन होगा ये, इससे मिलेगा B। और B के ऊपर आप रिएक्शन कराओ NaNO2 HCl का, यानी कि डाई एजोटाइजेशन, इससे मिलेगा C। बहुत आसान है, यदि आप चैप्टर को ढंग से पढ़ के आए होगे तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। CH3COOH, CH3COOH, इसके ऊपर रिएक्शन करना है अमोनिया का। अमोनिया का रिएक्शन ऐसे होता है HNH2 लिख दो, ठीक है, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3CONH2, CH3CONH2। अब ये जो CH3CONH2 है, इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें NaOBr का। ध्यान से समझो बिल्कुल। देखो NaOH और Br2 और NaOH का रिएक्शन सिखाया था, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। बीच में से CO निकल जाता है, CO तो निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा मिथाइल एमीन। क्या आया बेटे? मिथाइल एमीन आ गया। अब मिथाइल एमीन के ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन करा दोगे। बिल्कुल ध्यान से देख लियो जरा। देखो बेटे NaNO2 प्लस HCl, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी बेटे, देखो ये RNH2 है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता तो हम बनाते डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 होता है ना तो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। और यदि एल्काइल ग्रुप के ऊपर NH2 होता है, जैसे CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2, यदि RNH2 है तो NaNO2 और HCl दोनों आपस में रिएक्शन करके जो HNO2 बनाते हैं ना, उस HNO2 से डाइजोनियम साल्ट तो बनता है, पर वो अनस्टेबल होता है। ऐसा ही वो तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है H2O के द्वारा,
तो आप सीधा ही HNO2 का रिएक्शन इसके ऊपर करा दिया करो, ये यदि ये RNH2 है, OHNO, तो क्या बना है बताओ, CH3OH, मेन प्रोडक्ट आया है CH3OH, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपके पास जब आप डाई एजोटाइजेशन करते हो या HNO2 का रिएक्शन करते हो, तो आपको देख लेना चाहिए कि आप RNH2 के ऊपर कर रहे हो या ARNH2 के ऊपर कर रहे हो, एल्काइल एमीन के ऊपर करते हो या एराइल एमीन के ऊपर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें सीखेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 6 पे देखो बेटे क्या दिया है। नंबर 6 पे दिया है C6H5NO2, C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराना है Fe/HCl का, यानी इसका रिडक्शन करना है अपचयन। इससे बनेगा ए बन गया, और ए के ऊपर रिएक्शन इन्होंने कहा है कराना है HNO2 का। पता होना चाहिए आपको HNO2 कहाँ से मिला होगा, NaNO2 + HCl से। इससे बना है बी, और बी के ऊपर रिएक्शन कराना है C6H5OH का, C6H5OH यानी फिनॉल का, उससे बनेगा सी। और आपको पहचान करनी है कि ए, बी और सी क्या है। देखो जरा, C6H5NO2 ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर जब आप रिएक्शन कराओगे Fe/HCl का, तो आप यहाँ दोगे नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और आपको बताएं नेसेंट हाइड्रोजन इसका डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5NH2 यानी एनिलीन। क्या आएगा बेटे? एनिलीन। अब एनिलीन के ऊपर आपको रिएक्शन करना है किसका? HNO2 का करना है। ये जो HNO2 है ये NaNO2 और HCl से ही प्राप्त होता है, यानी डाई एजोटाइजेशन करना है आपको इसका। और डाई एजोटाइजेशन करोगे, डाई एजोनीकरण करोगे, डाई एजोटीकरण करोगे, तो NH2 ग्रुप N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5N2Cl। अब ध्यान से समझना पड़ेगा, इसके ऊपर रिएक्शन करना है फिनॉल का। मैंने आपको फिनॉल का रिएक्शन करना सिखाया था जब मैं कपलिंग रिएक्शन सिखा रहा था, युग्मन अभिक्रिया फिनॉल। देखो H, ध्यान से देखियो, C6H4, एक 5 में से एक H यहां लिख दिया, OH ये है। और बस आपको मैंने सिखाया था कि ये निकल जाता है HCl। बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl जोड़ रखा था, बेंजीन रिंग के ऊपर इधर H और इधर OH जोड़ रखा था। मेन प्रोडक्ट आता है आपका C6H5N2, C6H4OH। इसमें आप यहाँ और यहाँ बेंजीन रिंग बना सकते हो, C6H5 की जगह और C6H4 की जगह बेंजीन रिंग बना सकते हो। इसका नाम मैंने आपको बताया था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यहां लिख देता हूं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये नाम बताया था बेटे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये था पॉइंट नंबर 6। और इस तरीके से खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पर मैंने आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है, उसे मैं यहाँ नोट में लिख लेता हूँ जिससे आपको याद रहे और आप लिख भी लो। बताया है कि यदि आपके पास RNH2 है ना, एल्काइल एमीन, और इसके ऊपर आपको रिएक्शन कराना है NaNO2 + HCl का, या फिर ये कहते हैं कि रिएक्शन कराना है HNO2 का, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या करके लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ, या तो रिएक्शन इसका कराना है या इसका। तो यदि एल्काइल एमीन है तो सीधा रिएक्शन ऐसे करा देना आप, OHNO, ये प्रोडक्ट दे देना। एक तो बनता है ROH एल्कोहल, एक नाइट्रोजन गैस निकलती है और एक H2O निकलता है। ऐसा तब करोगे यदि R वाला NH2 हो, एल्काइल एमीन हो। पर यदि आपके पास बेंजीन रिंग वाला NH2 हो, ये देखो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, एराइल एमीन। यदि एराइल एमीन है और
उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन कराओ NaNO2 और HCl का, या वे कह रहे हैं कि इसके ऊपर रिएक्शन कराओ HNO2 का। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें रिएक्शन करना है N2Cl बनाना है इसके ऊपर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आप एराइल ग्रुप के ऊपर NH2 की जगह क्या जोड़ दोगे, N2Cl जोड़ दोगे, और साथ में जल के अणु या कुछ भी साइड प्रोडक्ट निकलता है वो बना दोगे। रिएक्शन कैसे होता है, डाई एजोटाइजेशन मैंने आपको सिखा रखा है। इस रिएक्शन को कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। वास्तविकता यह है कि दोनों रिएक्शन ही डाई एजोटाइजेशन है। इस रिएक्शन में भी RN2Cl बनता है। पहले सुन लियो ध्यान से इस बात को, बिल्कुल ध्यान से। ऊपर वाला जो रिएक्शन है ना एल्काइल ग्रुप वाला, इसमें भी RN2Cl यानी कि एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, पर वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, जिसके कारण तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और अब हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वें क्वेश्चन पे आगे चलो, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। एक एरोमेटिक यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक है AROMATIC, एरोमेटिक यौगिक ही लिख देता हूं, चलो यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है। जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक क्या बनाता है, बी बनाता है, यौगिक बी बनाता है। जो Br2 व KOH के साथ गर्म करने पर, जो Br2 व KOH के साथ, Br2 व KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N, अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है, वाला यौगिक C बनाता है। ठीक है बेटे, फिर क्या कहा, A, B एवं C यौगिकों की संरचना एवं नाम लिखिए। A, B व C के नाम ही लिख दूं, खाली संरचना तो हम बनाएंगे जब रिएक्शन पूरी करेंगे। नाम लिखिए, रिएक्शन ही दिखानी है पूरी। देखो एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी आपको, हमें इस बात का पता कि Br2 KOH का रिएक्शन हो रहा है तो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, और इससे C6H7NH2 यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, NH2 जुड़ा है, C6H7N है ना, तो समझ जाओ C6H5 है, यानी ये तो बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप। अब क्या बचा, N बचा और 2 H बचे, H5 थे ना यहाँ, तो इसका मतलब NH2 जुड़ा हुआ है। ये तो हमारा एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। और Br2 KOH का रिएक्शन करके एनिलीन बना है। तो हमें एक बात पता चली है भाई, इससे तो बहुत अंदाजा लग गया है। देखो इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड A है, यहां लिख देता हूं A है, A जलीय अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, लिख देते हैं चलो, अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करेगा, और जलीय के साथ का मतलब एक्वस, यौगिक B बनता है। और B का रिएक्शन ये कह रहे हैं किसके साथ करते हैं, Br2 KOH के साथ, Br2 प्लस KOH यानी हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इससे बनता है C6H7N यानी कि C के बारे में इन्होंने बताया C6H7N, तो हमें पता चल गया है क्या है, C6H5NH2 है। अब समझ जाना चाहिए आपको, जब ये C6H5NH2 है, ये C, तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, C6H5CONH2, और C6H5CONH2 है,
उसमें NH2 ग्रुप अमोनिया के कारण आया, यानी कि वो क्या था, C6H5COOH था वो। तो आंसर में आप एक ही जगह तो लिखोगे C6H5COOH, ठीक है, C6H5COOH। क्या नाम है बताओ इसका? बेंजोइक एसिड है, क्या है नाम लिख देते हैं, चलो बेंजोइक एसिड, ये तो है बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के ऊपर जब आप रिएक्शन करते हो अमोनिया का, HNH2 लिखता हूँ और नीचे लिखता हूँ एक्वस माने जलीय, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O निकल जाएगा, C6H5CONH2, C6H5CONH2। बेंजामाइड क्या है? बेंजामाइड, बेंजीन का एमाइड है, ये मिल गया B। अब इसके ऊपर आपको रिएक्शन करना है Br2 प्लस KOH का, तो आपको पता है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में ही हट जाएगा। रिएक्शन सारी सिखा रखी है, 4 KOH लेने होते हैं इसमें, सारी सिखा रखी है रिएक्शन। तो यहाँ से हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। क्या नाम है बताओ इसका? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो क्या नाम है? एनिलीन। लो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं और उन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल कर देंगे कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं क्या है। इन्होंने दिया है सबसे पहले C6H5NH2 एनिलीन दिया है, और एनिलीन के साथ इन्होंने दिया है CHCl3। CHCl3 को ऐसे लिखता हूं, चलो मैं, इन्होंने तो सिंपल लिखा है CHCl3, प्लस करके इन्होंने दिया है KOH, पर मैं लिखूंगा 3 KOH। तुम्हारे याद आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है ना याद कि कौन सा रिएक्शन है ये? देख लो क्या होगा, ये यहाँ से तीनों Cl और ये यहाँ से K। इन्होंने तो इतना ही दिया था, हमें इसे कंप्लीट करना है। कर लोगे कंप्लीट? देखो कितने K हैं? 3। कितने Cl हैं? 3। 3 KCl प्लस करके लिखते हैं, 3 तो बनेंगे KCl प्लस 1 2 3 4 और 2 6 H हैं, तो 3H2O। देखो 3 दूनी 6 H और 3 O, ये रहे तीनों, 1 2 3। हमारे पास ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। प्रोडक्ट बनेगा C6H5NC। C6H5NC, ठीक है। क्या रिएक्शन का नाम है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या नाम है? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। और इसमें ये जो बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, या इसे कार्बाइल एमीन भी आप कह सकते हो। आइसोसाइनाइड कह दो या कार्बाइल एमीन कह दो, बहुत ज्यादा इसमें से दुर्गंध आती है, बैड स्मेल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा। स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है इन्होंने। सेकंड पार्ट में दिया है C6H5N2Cl है बेटे, C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन करना है H3PO2 और H2O का। इसके ऊपर रिएक्शन करना है H3PO2, ब्रैकेट में लिख देता हूं, H3PO2 और H2O का रिएक्शन करना है, ठीक है। और बताना है कि क्या बनेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, H3PO2 और H2O ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, इसे रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट माने अपचायक, इसे कर देंगे अपचयित। और ये रिएक्शन जो है Cu आयनों की उपस्थिति में होता है, और यहाँ से ऐसे मान लो कि आपको नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H तो इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा। मेन प्रोडक्ट आता है C6H6 बेंजीन, और नाइट्रोजन गैस निकलती है और HCl निकलता है। C6H6 तो बेंजीन है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl आप लिख सकते हो। वैसे साइड प्रोडक्ट को लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है।
अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पर। तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है, ये दूसरा था। इन्होंने दे रखा है एनिलीन। अब एनिलीन दे रखा है, पर मैं एनिलीन को ऐसे बनाऊंगा, देखो मैं ऐसे बनाता हूँ एनिलीन को, क्योंकि रिएक्शन हमें यही समझनी है। इन्होंने एनिलीन दे रखा है, इसके ऊपर रिएक्शन करना है कंसंट्रेट H2SO4 का। मैं लिखूंगा कंसंट्रेट H2SO4 को ऐसे OHSO3H। पता है ना आपको, जब भी आप रिंग के ऊपर रिएक्शन करते हो H2SO4 की, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए OHSO3H। बस अब तो रिएक्शन कर लोगे, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के टॉप पे यहाँ NH2 है। क्या है बेटे? NH2। और ये है SO3H। इस तरह का हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आप लिख सकते हो साथ में कि यहाँ लिख लो -H2O, साइड प्रोडक्ट को लिखना है तो यहाँ लिख लो आप। ये जो मेन प्रोडक्ट बना है इसका नाम है एनिलीन सल्फोनिक एसिड। एनिलीन सल्फोनिक एसिड आप इसे कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑर्थोमेटा पैरा। पैरा एनिलीन सल्फोनिक एसिड, ये भी कह सकते हो, पैरा एनिलीन सल्फोनिक एसिड। नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 क्या है। इन्होंने दिया है C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर रिएक्शन कराना है C2H5OH का, इथाइल अल्कोहल का या इथेनॉल का। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो एक बात बताता हूँ, चलो अच्छा इसे ऐसे नहीं लिखते हम, इन्होंने तो ऐसे दे रखा है, समझाने के तरीके से लिखता हूँ। एक तो लिखते हैं CH3 और एक लिखते हैं CH2OH। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। बस ध्यान रखना, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका तो होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ तो होगा ऑक्सीकरण, और इसका होता है अपचयन यानी रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन कैसे होता है कि एक H तो यहाँ से उठेगा, यहाँ से एक H और एक H यहाँ से, ये दोनों H यहाँ जाके अटैक करेंगे और यहाँ जाके इस तरह अटैक करेंगे, इस तरह H और H। देख रहे हो आप, दो H यहाँ से उठे हैं तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहाँ जुड़े हैं जाकर तो इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है बेटे, बताओ क्या क्या बनेगा। ये बनेगा C6H6, एक तो बनेगा C6H6 मेन प्रोडक्ट, इसे भी बना दो मेन को, फिर साइड प्रोडक्ट देखते हैं। CH3CHO, यही तो बचेगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से उठ गया है तो CH3CHO, एक बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस। अब साइड प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बनेगा। एक नाइट्रोजन गैस निकलेगी N2, ये लिख दिया हमने N2, प्लस एक H और ClFCl, एक HCl निकलेगा। इस तरह होता है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 देखते हैं क्या है। इन्होंने दिया है एनिलीन, पर एनिलीन को मुझे यहाँ भी स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा जिससे आपके समझ में आ जाए, और तीनों जगह मैं H दिखाता हूँ क्योंकि ये ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ। इन्होंने दिया है Br2, ठीक है, एक्वस माने जलीय। मैं लिखूंगा 3 Br2, ये 3 अपनी तरफ से लिखा है। आपको पता होगा कि एक तो HBr यहाँ से निकलेगा, ये तीनों तो H निकल जाएंगे और ये तीनों Br निकल जाएंगे, तो 3 HBr निकलेंगे। यहाँ लिख दो आप -3 HBr, ठीक है। यहाँ चाहे -3 भी ना लिखो, जब भी काम चलेगा, और तीनों जगह H की जगह 3 क्या आ जाएंगे Br, तो ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। ये NH2 एनिलीन था, और यहाँ भी ब्रोमो आ गया बेटे, यहाँ भी ब्रोमो आ गया, और यहाँ भी ब्रोमो आ गया है। ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। क्या बनता है बेटे? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नंबरिंग देना चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, 2 5 2 4 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
ठीक है। नंबर 6 देखो क्या है। आप नंबर 6 दिया है इन्होंने, एनिलीन दिया है C6H5NH2 दिया है। मैं लिखूंगा इस तरीके से, मुझे रिएक्शन समझानी है, इसके ऊपर रिएक्शन करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड की। CH3CO देखो ध्यान से, बिल्कुल देखो होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से इतनी चीज निकलेगी। देखो कई तरीके से आप रिएक्शन को दिखा सकते हो। C6H5NHCOCH3 मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा, C6H5NHCOCH3 प्लस साथ में क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड या सिरका या विनेगर, कुछ भी कह सकते हो आप। ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट बना है ना C6H5NHCOCH3, इसका नाम है एन फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, एन फिनाइल इथेनामाइड है, एन के ऊपर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन फिनाइल इथेनामाइड, इसका नाम है बेटे एन फिनाइल इथेनामाइड, या कुछ लोग इसे एसिटेनिलाइड भी कहते हैं, इसका एक नाम और है। इसे आप एसिटेनिलाइड भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पे आगे बेटे हम, इन्होंने कहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर रिएक्शन कह रहे हैं, पहले तो HbF4 का, फिर NaNO2HCl का, HbF4 NaNO2HCl, ये रिएक्शन कह रहे हैं करने के लिए। देखो दो चीज इन्होंने दी हैं, एक तो HbF4 दिया है, एक NaNO2 प्लस Cu दिया है। ठीक है, HbF4 हम तो बारी बारी से रिएक्शन करेंगे। पहले नंबर पे इन्होंने ये दिया है HbF4, तो क्या होगा कि यहाँ से एक F अटैक करेगा इस जगह, और एक F की बात मैं कर रहा हूँ, एक F अटैक करके इसे हटा देगा। रिएक्शन मैंने पहले भी कराया आपको। C6H5F फ्लोरोबेंजीन, और फ्लोरोबेंजीन बनते समय साइड प्रोडक्ट N2 और क्या निकलेगा, एक तो N2 निकलेगा, ये निकल गया N2, एक निकलेगा यहाँ से H, यहाँ से Cl HCl, और एक निकलेगा BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो। अब नंबर 2 पे इन्होंने कहा कि इसके ऊपर रिएक्शन कराना है हमें NaNO2 और कॉपर का। तो NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराओगे तो ये NO2 जो है वो इस फ्लोरीन को हटा देगा यहाँ से, और आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा C6H5NO2 बनेगा, यानी नाइट्रोबेंजीन। आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट जरूर लिख देना चाहिए, मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट आप लिखो या ना लिखो, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 11वां था ना, क्वेश्चन नंबर था ये 11 था। अब आए हैं हम बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ऐसे लिख दूं बेटे, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा क्यों नहीं
बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा सा कारण है, इसका भी बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। यदि आप एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाओगे तो बन जाएगा बड़ी आसानी से, पर यदि एरोमेटिक बनाओगे तो उसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी क्या, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ बहुत आसान है, इसलिए मैंने पहले ही इन्हें बोर्ड पे लिख दिया है। ये है हमारे पास, जब भी हम ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण विधि द्वारा प्राइमरी एमीन बनाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, एक स्टेप आता है। देखो पोटेशियम थैलामाइड लिया है। पोटेशियम थैलामाइड ऐसा होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग, एक सीओ ऊपर है एक सीओ नीचे है और यहाँ जुड़ा हुआ है एनके। पोटेशियम साल्ट साल्ट है थैलिक एसिड का, ये थैलामाइड का। इसमें क्या होता है कि इसका रिएक्शन हमें हेलोबेंजीन के साथ करना होता है। यदि हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनाना चाहते हैं तब की बात है कि हेलोबेंजीन, देखो हेलोजन ग्रुप है बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो यदि आप यहाँ हेलोजन ग्रुप लेंगे और यहाँ बेंजीन ग्रुप नहीं लेंगे, यहाँ आप लेते हो यदि आर, क्या लेते हो, आर एल्काइल ग्रुप, तो आर और एक्स के बीच में तो होगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ क्या होना चाहिए, आर। यदि यहाँ आर होगा और एक्स होगा, जैसे CH3Cl, तो बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ये एक्स और ये के आपस में मिलके के एक्स साइड प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ जो आर होगा वो जुड़ जाएगा एनके के ऊपर। तो यदि आप एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हो तो यहाँ आपको आर एक्स लेना है। आर और एक्स के बीच सिंगल बॉन्ड होने के कारण आसानी से टूट जाता है और टूटने के कारण ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। पर यदि आपको एरोमेटिक एमीन बनाना हो, एरोमेटिक, तो फिर तो यहाँ एल्काइल ग्रुप आप लेने के ही नहीं हो। फिर तो यहाँ बेटे आप एराइल ग्रुप लोगे। एराइल ग्रुप ही हमने लिया है, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसे भले ही हम सिंगल बॉन्ड से लिखते हो, पर आपको पता है कि इसमें होता है अनुनाद, और अनुनाद के कारण इस पूरे यौगिक में जो C6H5 और X के बीच का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि 5 अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती हैं। यदि 5 अनुनादी संरचनाओं को आप ध्यान से देखोगे तो 5 अनुनादी संरचनाओं में से 3 संरचनाओं में X यानी हेलोजन और इस बेंजीन रिंग के बीच डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा। तो ये जो है द्विबंध का लक्षण इसके अंदर आने के कारण इस बंध का टूटना मुश्किल हो जाता है। यदि आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाते हैं तो हेलोजन एटम और ये बेंजीन रिंग के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है जिसका टूटना मुश्किल है, और टूटना मुश्किल है तो ये यहाँ से अलग होना मुश्किल है, अलग होना मुश्किल है तो के साथ जुड़ना मुश्किल है, और इस पूरे ग्रुप का एन के ऊपर जुड़ना मुश्किल है बेंजीन रिंग का। इसलिए हम कहते हैं कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को आप ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण से नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप इस वाले स्टेप में मार खा जाओगे। इस स्टेप में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ हेलोजन डबल बॉन्ड का करेक्टर दिखाता है दोनों के बीच, जिसका टूटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है नो रिएक्शन, सिर्फ इस डबल बॉन्ड के कारण मैंने इसके ऊपर लगा दिया है स्टार। देखो यह अभिक्रिया इसलिए नहीं होती है क्योंकि C6H5 व हेलोजन के बीच बनने वाला बंध अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड का नेचर दिखाता है, अतः इस बॉन्ड का टूटना कठिन होता है। ठीक है, बॉन्ड का टूटना ही मुश्किल है इसका, इसलिए नहीं होती रिएक्शन, इसलिए हम बनाते नहीं है ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कभी नहीं बनाते हम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलिफेटिक व एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स की HNO2 से क्रिया दो। अब आपको समझ जाना चाहिए, HNO2 से रिएक्शन कह रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि NNO2 प्लस HCl से मिला होगा ये HNO2। इसका मतलब ये क्या है, ये बेटे हमारे से करा रहे हैं डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोडीकरण करा रहे हैं। तो आप पहले एरोमेटिक ले लो। देखो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन के ऊपर NNO2 HCl का या फिर यूं कह दो HNO2 का रिएक्शन करोगे तो डाई एजोडीकरण हो जाएगा और NH2 की जगह क्या आ जाएगा, N2Cl, पता ही है आपको। और बेंजीन रिंग के ऊपर जब N2Cl आता है तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है, स्थायी यौगिक है। ये कैसा कंपाउंड है, स्टेबल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये बनेगा।
पर यदि आप एल्काइल एमीन लेते हो यानी एलिफेटिक एमीन लेते हो और उसके ऊपर NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराते हो, NaNO2 HCl का मतलब HNO2 का रिएक्शन, तो बनेगा तो यहाँ भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सॉरी एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। देखो R जो का तो है, NH2 ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा N2Cl। पर ये जब एल्काइल ग्रुप के ऊपर N2Cl जुड़ता है ना, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और इसका तुरंत H2O से रिएक्शन हो जाता है। OH ग्रुप इस पूरे को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, और N2Cl का तो एक तो N2 और एक HCl, ये H ये Cl, और OH आ जाता है इसकी जगह, तो एल्कोहल बनता है यहाँ। इस रिएक्शन को डायरेक्ट आप इस स्टेप को खाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो कि RNH2 के ऊपर जब HNO2 का रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं OHNO। HNO2 को OHNO की तरह आप लिख सकते हो यदि यहाँ R है, और यदि यहाँ R नहीं है, NH2 ग्रुप यहाँ किस पे जुड़ा हुआ है, R पे। NH2 ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग पे। तो यदि आप एल्काइल एमीन के ऊपर रिएक्शन करना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो OHNO की तरह, और यदि आप एराइल एमीन के ऊपर रिएक्शन कराते हो तो आपको डाइजोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा। इस चीज को गलत करके नहीं आना है पेपर में बिल्कुल भी। अब देखो, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कारण बताइए। पहला है समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमीन्स, यानी जिनके आणविक द्रव्यमान बराबर हो ऐसे एमीन की अम्लता एल्कोहल से कम होती है, यानी एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान भी उतना है, एमीन्स का भी। यूं कह रहे हैं एमीन्स कम एसिडिक हैं, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, सीधी बात है। एमीन्स में ये वाला बॉन्ड होता है N बॉन्ड H, अल्कोहल में होता है OH। यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं तो नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। जब ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्हें अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, यानी ये वाला बंध ज्यादा ध्रुवीय है, ये कम ध्रुवीय है। जो बॉन्ड ज्यादा ध्रुवीय है उसके ज्यादा चांस है H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के, तो एल्कोहल का OH बॉन्ड ज्यादा ध्रुवीय होता है, इसलिए H पॉजिटिव आयन ज्यादा और सरलता से रिलीज कर पाता है। और जो H पॉजिटिव आयन को जितनी सरलता से रिलीज करता है हम कहते हैं वो उतना अच्छा एसिड है। और यहाँ NH की बात करें तो ये वाला बॉन्ड उतना ज्यादा ध्रुवीय नहीं होता है, ध्रुवीय तो है ये भी, पर उतना ज्यादा ध्रुवीय नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है बेटे, जिसके कारण वो उतनी आसानी से H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाता है जितनी आसानी से अल्कोहल करता है। इसलिए हम कहते हैं अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा अम्लीय लक्षण दिखाता है, और एमीन कम। देखो कारण क्या लिखा है, क्योंकि NH बॉन्ड OH बॉन्ड से कम ध्रुवीय होने के कारण एमीन H पॉजिटिव आयन को बहुत कम मुक्त कर पाता है। एमीन कम करेगा या ज्यादा करेगा, जबकि अल्कोहल H पॉजिटिव आयन को सरलता से मुक्त कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल ज्यादा अच्छा एसिड है एमीन्स के मुकाबले। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक होता है। प्राथमिक एमिनो, एमीन्स लिख दो, प्राथमिक एमीन्स का क्वथनांक तृतीयक या टर्सरी या 3 डिग्री एमीन्स से अधिक होता है। इसका कारण बताना है हमें। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। क्यों होता है ऐसा कि प्राइमरी एमीन का क्वथनांक अधिक है और टर्सरी का कम है? इसका कारण पता क्या है बेटे? कारण यह है कि यदि आप प्राइमरी एमीन को देखते हो ना, RNH2 को, और यदि आप देखते हो टर्सरी एमीन को, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो जरा। मुझे देख के एक बात बताओ बेटे कि क्या प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन परमाणु हैं? आप कहोगे कि हाँ सर हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसका मतलब यह है कि प्राइमरी एमीन के सारे अणु आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और जब सारे अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे तो क्वथनांक तो बेटे ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा ही, क्योंकि उनमें यूनिटी है, एकता है उनके अंदर। और यदि आप टर्सरी एमीन को देखते हो तो टर्सरी एमीन में क्या कहीं आपको हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम नजर आ रहा है? आप कहोगे कि सर आ ही नहीं रहा है नजर।
जब इसके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इसका मतलब टर्सरी एमीन के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा नहीं जुड़ेंगे तो उनके अंदर यूनिटी, एकता नहीं है, और वे आसानी से उड़ के भाग जाएंगे। यदि उन्हें कोई गर्म करेगा आसानी से उबल जाएंगे। इसलिए टर्सरी एमीन का क्वथनांक कम होता है और प्राइमरी का होता है ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ कारण में लिखेंगे कि प्राइमरी एमीन के अणु, प्राइमरी एमीन्स के अणु आपस में, प्राइमरी एमीन्स के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए प्राइमरी एमीन का क्वथनांक अधिक होता है, प्राइमरी एमीन्स का क्वथनांक अधिक होता है। चलो एक बात और लिख देते हैं, जबकि टर्सरी एमीन्स के अणुओं के बीच, टर्सरी एमीन्स के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड न होने के कारण, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है इनमें, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। इनका क्वथनांक क्या होता है बेटे, इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित या नहीं होता है, या यूं लिख दो अनुपस्थित होता है। जो टर्सरी एमीन्स हैं उनमें हाइड्रोजन एटम होता ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 3 पर। तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। एरोमेटिक एमीन्स की तुलना में एलिफेटिक एमीन्स प्रबल क्षारक होते हैं। यह है एरोमेटिक एमीन्स की तुलना में एलिफेटिक एमीन्स प्रबल क्या होते हैं, क्षारक। वो तो होते ही हैं, मैंने पहले भी कई बार सिखा दिया आपको, प्रबल क्षारक होते हैं। चलो फिर दोबारा बताता हूं। ठीक है, इसका कारण बताना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। यदि आप एरोमेटिक एमीन्स को देखते हो ना, ये है एरोमेटिक एमीन NH2, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। आपको पता है यहाँ अनुनाद होगा, अनुनाद के कारण लोन पेयर चला जाएगा यहाँ। तो यदि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो समझो इसका क्षारीय लक्षण घटेगा पूरे कंपाउंड का। और ये बेंजीन रिंग क्या कर रही है, अनुनाद में इन इलेक्ट्रॉन्स को भी इवॉल्व कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता घटेगी और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली किसी दूसरी स्पीसीज को नहीं दे पाएगा। और यदि नहीं दे पा रहा है तो इसे कौन कहेगा, लुईस अक्षार। तो लुईस अक्षार की भांति व्यवहार नहीं करेगा, करेगा तो बहुत कम करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता घट रही है। ठीक है, तो बस सीधी बात यह ध्यान रखो कि किसी भी एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन घटेंगे, घनत्व घटेगा, उनकी उपस्थिति घटेगी, पेयर का अवेलेबिलिटी घटेगा, तो समझो क्षारीय लक्षण घटेगा। और यदि आप बात करते हो एलिफेटिक एमीन की, CH3NH2 की बात कर लो आप, इसके पास भी पेयर है,
पर CH3 एक प्लस आई ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को इधर धकेल देगा, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा और वो आसानी से किसी दूसरी स्पीसीज को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उपसह संयोजक बंध की तरह, और हम कहेंगे कि वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। तो एरोमेटिक एमीन उतना अच्छा बेस या क्षार नहीं होता है जितना एलिफेटिक होता है। C6H5NH2 को तो हमेशा आप सबसे ज्यादा वीक बेस की तरह ट्रीट करते आए हो अब तक, जितने भी क्वेश्चन कंपैरिजन के थे एमीन्स के बेसिक करेक्टर के। तो इसका मतलब हमें एक बात पता चली है कारण में कि एरोमेटिक एमीन जो होते हैं ना बेटे, एरोमेटिक एमीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन एटम पर, या एटम की जगह परमाणु भी लिख सकते हो, एरोमेटिक एमीन्स में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, जिसके कारण वह अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से किसी दूसरे, या दूसरी कर दो, दूसरी स्पीसीज को नहीं दे पाता है। अतः दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बेटे, दुर्बल क्षारक की तरह बिहेव करेगा, ये चीज अलग है, ये तो अलग है ना। दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करेगा, दुर्बल क्षारक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा है नाइट्रोजन एटम पर। जबकि यदि हम बात करें एलिफेटिक की, एलिफेटिक एमीन में R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ना, दिखाने के कारण, प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। अतः नाइट्रोजन एटम सरलता से अपना लोन पेयर किसी स्पीसीज को, इंग्लिश में लिख लिया करो स्पीसीज, चाहे स्पीसीज का मतलब अणु परमाणु आयन, सरलता से तो लिख दिया, स्पीसीज को दे पाता है। अतः प्रबल क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बेटे, बस ये बात है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे। इस तरह होते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म सारे यूनिट नंबर 13 के। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे।
ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। बेटे उदाहरण और पाठ्यनिहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न जरूरी आपको करने चाहिए, जरूर करने चाहिए 100%। और ये क्वेश्चंस उन बच्चों के बहुत अच्छे समझ में आते हैं जिन्होंने चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा होता है। उन्हें क्वेश्चंस करते हुए बहुत अच्छा लगता है और नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। किसी भी टॉपिक को यदि आपको मजबूत करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके क्वेश्चंस करने चाहिए बहुत सारे। फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14, 14वां यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।